सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। बिल्कुल अंतिम दौर में गुजर रहे हैं। लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है जिसको लास्ट लेक्चर में काफ़ी हद तक पढ़ा दिया था मैंने। टॉपिक का नाम है डिसरिदमिया या एरिदमिया। क्या होता है डिसरिदमिया, क्या होती है नॉर्मल हार्ट रिदम, कैसे उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस को डिसरिदमिया कहेंगे अपन डील कर चुके हैं। दो तरह का होता है डिसरिदमिया, नॉर्मोट्रोपिक डिसरिदमिया और एक्टोपिक डिसरिदमिया। नॉर्मोट्रोपिक डिसरिदमिया का मतलब होता है जब डिसरिदमिया हो परंतु पेसमेकर का काम ऐसे नोड के द्वारा करवाया जा रहा हो, दैट इज द नॉर्मोट्रोपिक डिसरिदमिया। और ऐसे नोड के अलावा कोई स्ट्रक्चर यदि पेसमेकर का काम करे, द कंडीशन इज एक्टोपिक डिसरिदमिया। नॉर्मोट्रोपिक डिसरिदमिया तीन तरह का था, जिसमें ईसीजी में क्या बदलाव आते हैं, क्या अपन इलाज करेंगे, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका। साइनस टेकीकार्डिया, साइनस ब्रेडीकार्डिया, साइनस रेस्पिरेटरी डिसरिदमिया, ईसीजी में आने वाले बदलाव और इनके इलाज के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। और लास्ट में अपन ने एक्टोपिक डिसरिदमिया स्टार्ट कर दिया था। व्हाट इज द एक्टोपिक डिसरिदमिया, इसमें कुछ पॉइंट अपन ने पढ़ भी लिए थे, देख लें आप। यहां से स्टार्ट कर दिया था एक्टोपिक डिसरिदमिया व्हेन द ऐसे नोड इज नॉट एक्टिव पेसमेकर। विद एग्जाम्पल पढ़ाना स्टार्ट हो गया था 54 साल वाला इंसान जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, रात को 11 बजे भर्ती हुआ है, दिल का दौरा आया है उसको। अगले दिन आप ड्यूटी कर रहे हो और ड्यूटी करते करते सुबह जब आप उसके कार्डियक मॉनिटर पर देखते हो तो उसकी ईसीजी में एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिलती है। इस अवस्था को अपन नाम देते हैं प्रीमैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जहां पर ईसीजी में अपन को एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिलेगी। अगर ऐसा आपके सामने होने लग जाए और उस इंसान की 1 मिनट की पूरी ईसीजी में 4-5 पी वेव देखने को मिले, तो क्या आप डॉक्टर साहब को बुलाना चाहोगे? नहीं, बुलाने की कोई नीड नहीं है। इतनी ज़्यादा हैजार्डियस कंडीशन नहीं है तो उसको कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना चाहोगे। अगर ये वेव लगातार बढ़ती हैं तो फिर अपन डॉक्टर को बुलाना चाहेंगे। वेव कहां से पैदा हो रही हैं समझ में आ गया आपको? दर्शक हैं जो चिल्ला रहे हैं, दर्शक हैं जो चिल्ला रहे हैं। ये दर्शक जो आवाज करते हैं वो ईसीजी में रिकॉर्ड होती है, परंतु इन दर्शकों से हार्ट का चलना पॉसिबल नहीं है। और इन दर्शकों को अपन ने नाम दिया था एक्टोपिक फोकाई। तो पहली एट्रियम की एबनॉर्मल कंडीशन, दैट इज द पीएसी, प्रीमैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर आप दोपहर में 1 बजे देखते हो, उसकी ईसीजी इस तरीके से देखने को मिलती है। इस तरीके से देखने का मतलब पूरी ईसीजी में पी वेव हैं। क्यूआरएस तो 70 से 80 हैं, पी वेव 200 से 300 पहुंच गई। और इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को अपन बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर वह कंडीशन है जहां पर एट्रियम की रेट 200 से 300 हो जाती है। टूथ शेप्ड पी वेव अपन को देखने को मिलती है। इस अवस्था में भी क्या मरीज को इमीडिएट डिफिब्रिलेट करें या मरीज में कार्डियोवर्जन करें या तुरंत डॉक्टर को बुलाएं? तो कुछ मत करो। लास्ट लेक्चर में बता दिया था चाय पीते रहो, बोले तो कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखो। यह भी बहुत ज्यादा हैजार्डियस कंडीशन नहीं। ये 1 बजे की घटना है। 2 बजे आप देखते हैं, 2 बजे आप देखते हैं कि उसकी ईसीजी में और ज्यादा क्या परिवर्तन आने लग गए, देखें। ये ईसीजी देखने को मिल रही है। अरे भैया, इस ईसीजी में तो पी वेव लगभग एब्सेंट हो गई है। अच्छा, पी वेव लहराती हुई आ रही है, दिख तो रही है लहराती हुई आ रही है, और वैसे दूर से देखें तो पी वेव लगभग एब्सेंट हो गई है।
इसका मतलब है एट्रियम इतनी तेजी से चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है कि पी वेव क्लियरली अपन को फाइंड आउट नहीं हो रही, केवल और केवल फिब्रिलेटिंग वेव अपन को देखने को मिल रही है, केवल और केवल फिब्रिलेटिंग वेव अपन को देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम देते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम देते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। देखें, एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है एट्रियम बहुत तेजी से चल रहा है। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है एट्रियम बहुत तेजी से चल रहा है, और इतनी तेजी से चल रहा है कि एट्रियम से निकलने वाले इंपल्स की रेट है 350 से 600। इंपल्स जो निकल रहे हैं एट्रियम से उनकी रेट है 350 से 600 पर मिनट। सोचो, एक मिनट में 500-600 बार एट्रियम इंपल्स पैदा कर रहा है। इसका मतलब इतनी तेजी से चल रहा है कि पी वेव लगभग एब्सेंट हो जाएगी। यानी यहां एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में यदि ईसीजी के बारे में अपन बात करें कि ईसीजी में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ईसीजी में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, तो यहां पर अपन बोलना चाहेंगे पी वेव इज एब्सेंट। पी वेव एब्सेंट हो जाएगी, या इसको यूं भी बोल सकते हैं फिब्रिलेटिंग पी वेव आर सीन। फिब्रिलेटिंग पी वेव आर सीन, यानी फिब्रिलेटिंग पी वेव आपको देखने को मिलेगी। मीनिंग समझ में आ रहा है शायद आप साथियों को। एट्रियम इतनी तेजी से काम कर रहा है, इतनी तेजी से काम कर रहा है कि एट्रियम की रेट हो गई 300, 400, 500, 600। अब एक मिनट में 500-600 बार एट्रियम काम कर रहा है, तो पी वेव इतनी जल्दी जल्दी बन रही हैं कि वो क्लियरली दिख ही नहीं रही, फिब्रिलेटिंग फॉर्म में दिख रही है। तो या तो अपन बोलें कि पी वेव एब्सेंट है, या अपन बोलें फिब्रिलेटिंग पी वेव आर सीन इन ईसीजी। इस ईसीजी को देखकर एक बात तो आप साथियों के दिमाग में आ रही है कि सर गड़बड़ इंसान के एट्रियम में। देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एक्शन? ऑप्शन 1, कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट। बोले तो लगातार ऑब्जर्वेशन करेंगे। इमीडिएट कॉल टू द फिजिशियन एंड एडमिनिस्टर हेपेरिन। तीसरा, इमीडिएट परफॉर्म कार्डियोवर्जन। चौथा, इमीडिएट डिफिब्रिलेट द पेशेंट। क्या आंसर है? अगर यह अवस्था आपके सामने डेवलप हो जाती है तो केवल ऑब्जर्वेशन करते रहोगे, डॉक्टर को बुलाकर हेपेरिन लगाओगे, उस मरीज का कार्डियोवर्जन करोगे, या इमीडिएट डिफिब्रिलेशन करोगे? क्या आंसर आपके दिमाग में आ रहा है? तो आधे से साथी इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि सर तुरंत डिफिब्रिलेट करेंगे, और उन साथियों की नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि उनका आंसर गलत है। एट्रियम में फिब्रिलेशन कहीं भी घातक कंडीशन नहीं है, आपको डिफिब्रिलेट करने की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो इसको छोड़ भी सकते हो, रहने दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसका एक नुकसान होता है। ये 72 बार चल रहा है एट्रियम, यही रेट निकल रही होंगी जिस तरीके से मेरे हाथ का मूवमेंट हो रहा है, 72 बार चल रहा है। सोचो अगर ये 600 बार चले एक मिनट में, सोचो 600 बार कैसे चलेगा, 600 बार कैसे चलेगा? यानी कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा, केवल वाइब्रेशन हो रहा है। 600 बार एक मिनट में, 600 बार केवल वाइब्रेशन हो रहा है। और जब इस फॉर्म के अंदर इससे ब्लड गुजरेगा तो थ्रोम्बस बनने का खतरा हो जाएगा, थ्रोम्बस बनने का खतरा हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में आप डॉक्टर साहब को बुला लो,
बता दो कि साहब ईसीजी देख लो। ईसीजी को देखकर वो समझेगा कि यार एट्रियल फिब्रिलेशन है, वो आपसे कहेगा कि नर्सिंग ऑफिसर जी इसको एक हेपेरिन लगा दो। क्यों कह रहा है डॉक्टर? उसको पता है कि ऐसी अवस्था के अंदर थ्रोम्बस बनने का खतरा है और थ्रोम्बस को बनने से रोकने के लिए हेपेरिन उसने एडवाइज कर दिया। अपन ने हेपेरिन लगा दिया। अब हेपेरिन लगा दिया, हर 4 घंटे में हेपेरिन रिपीट करना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको बंद कर दें यार भाई, ऐसा ही चलता रहा तो बार बार हेपेरिन कब तक लगाओगे? तो ये जो अनस्टेबल रिदम है इसको स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करो, और हार्ट की अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करना, इस कंडीशन को नाम देते हैं कार्डियोवर्जन। देखिए, कार्डियो शब्द का मतलब है हार्ट, वर्जन का मतलब है उल्टा। अच्छा, हार्ट को उल्टा थोड़ी करें, हार्ट में खुद कोई उल्टा हो गया है या हार्ट में खुद में कोई गड़बड़ हो गई है, उसको सही कर दो। अच्छा, गड़बड़ क्या हो गई है कि हार्ट की रिदम अनस्टेबल हो गई, आप उसको स्टेबल कर दो। तो अनस्टेबल हार्ट रिदम को स्टेबल करना, अनस्टेबल हार्ट रिदम को स्टेबल करना, इस कंडीशन को नाम देते हैं या प्रोसीजर को नाम देते हैं कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन, हार्ट का वर्जन 2 तरीके से करते हैं। दवाई से अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करते हैं। दवाई से अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं केमिकल या फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन। केमिकल या फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं, उसकी वजह से अनस्टेबल रिदम स्टेबल रिदम में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन। क्या इस अवस्था में, बहुत सारे साथी की सर डिफिब्रिलेशन पूरा पढ़ाऊंगा मैं, डिफिब्रिलेशन भी, इस अवस्था में कार्डियोवर्जन करना चाहिए? यस। उसका कारण है कि यह अवस्था चलती रही तो कहीं ना कहीं थ्रोम्बस बन जाएगा और इंसान को दिल का दौरा आ सकता है, एमआई हो सकता है, दोबारा से स्ट्रोक हो सकता है इंसान को। तो उस थ्रोम्बस को बनने से रोकने के लिए इस कंडीशन को खत्म करो। कब तक हेपेरिन लगाते रहोगे? इस वजह से अपन या तो शुरुआत में केमिकल कार्डियोवर्जन करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन करते हैं। या तो केमिकल कार्डियोवर्जन करेंगे अपन या इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन करेंगे। तो यहां पर अपन बात करें, यदि यह अवस्था आपके सामने डेवलप हो गई है तो इसका क्या इलाज करना चाहोगे? व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंडीशन? इसका आंसर है इमीडिएट कॉल टू फिजिशियन। तुरंत फिजिशियन को बुलाएंगे, हालांकि जानलेवा कंडीशन नहीं है। फिजिशियन आने के बाद कहेगा आपसे, नर्सिंग ऑफिसर जी इसको हेपेरिन लगा दो, क्योंकि इस कंडीशन में थ्रोम्बस बनने का खतरा है। हेपेरिन एडमिनिस्टर कर देंगे। फिर ये बार बार हेपेरिन लगाने के झंझट को खत्म, इसकी अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट कर दो। अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करना, अवस्था का नाम है कार्डियोवर्जन। दवाइयों की सहायता से कार्डियोवर्जन, फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन, और इलेक्ट्रिक शॉक की सहायता से कार्डियोवर्जन करना इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन कहलाता है। अब पूरा का पूरा प्रोसीजर कार्डियोवर्जन का बताऊंगा मैं, अभी केवल नाम याद रख लें। तो एट्रियल फिब्रिलेशन यदि डेवलप हो जाएगा, व्हाट इज द एट्रियल फिब्रिलेशन? वह अवस्था जिसमें एट्रियम की रेट 350 से 600 पर मिनट हो जाती है। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? ईसीजी में पी वेव एब्सेंट हो जाएगी या फिब्रिलेटिंग पी वेव देखने को मिलेगी।
क्या इलाज करोगे इसका? आप इमीडिएट फिजिशियन को कॉल करोगे, हेपेरिन लगवाएगा वो, और फिर फार्मेकोलॉजिकल या इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन करेंगे। ये तो पहले दिन वाली घटना हो गई। अब मान के चलो मरीज की कंडीशन स्टेबल हो गई, इलाज हो गया, अगले दिन आप फिर से ड्यूटी पर आए। अगले दिन आप फिर से ड्यूटी पर आए और ड्यूटी पर आने के बाद सुबह 9 बजे वही रूटीन, आप चाय पी रहे हो और चाय पीते पीते इसी इंसान ईसीजी पर आपकी नजर गई। ईसीजी पर नजर जाने के बाद आप उसकी ईसीजी में ये कंडीशन देख पाते हो। इज इट नॉर्मल ईसीजी? क्या यह ईसीजी जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है यह नॉर्मल है क्या? आंसर है आपका जी नहीं सर। PQRST, PQRST, QRS, PQ, यहां गड़बड़ है। QRS सेगमेंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इस इंसान में जो दिल का दौरा आया है उस दिल के दौरे की वजह से इंसान के वेंट्रिकल में भी कोई दर्शक चिल्लाने लग गया। बोले तो एक्टोपिक फोकाई का निर्माण हो गया। ये बिना मतलब का इम्पल्स पैदा कर रहा है और यह इम्पल्स या इसका चिल्लाना अपन को ईसीजी में देखने को मिल रहा है। तो एक मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन से पहले आधा अधूरा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन आना, इस अवस्था का नाम है पीवीसी। जैसे पीएसी था जहां पर एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिल रही थी, यह पीवीसी है जिसको अपन बोलेंगे प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यदि होगा तो ईसीजी में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? ईसीजी में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? आंसर है एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर सीन इन ईसीजी। अब इस अवस्था में आप क्या करना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो कंसेप्ट शायद समझ पा रहे हैं आप। प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हार्ट के एक मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल के अंदर एक्टोपिक फोकाई के द्वारा प्रीमैच्योर इंपल्स पैदा करना। बोले तो यह दर्शक है जो हल्ला मचा रहा है पर इससे हार्ट नहीं चल रहा, तो एक एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपन को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इस अवस्था को पीवीसी अपन बोलते हैं, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इस अवस्था में आप क्या करना चाहोगे? कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, इमीडिएट कॉल टू द फिजिशियन, परफॉर्म कार्डियोवर्जन और इमीडिएट डिफिब्रिलेट द पेशेंट। चाय पीते रहो, डॉक्टर को तुरंत बुलाओ, कार्डियोवर्जन कर दो या डिफिब्रिलेशन करो। तो यहां पर आप में से बहुत सारे साथी की सर चाय पीते रहो, बता दूं आप गलत हैं। अभी तक इससे पहले एट्रियम की बात थी, एट्रियम में कोई गड़बड़ है तो कोई बात नहीं। एट्रियम में गड़बड़ होना, एट्रियम डैमेज भी हो जाए तो भी काम चलेगा, केवल 10% ब्लड आता है ऊपर से नीचे। अब गड़बड़ वेंट्रिकल में है,
हर छोटी से छोटी गड़बड़ में सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब मामला वो नहीं रहा कि आप चाय पीते रहें, अब तो चाय को छोड़ो, तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब कहेंगे पूरे 1 मिनट तक काउंट करो कितने हैं, फिर आपने बताया जी 10 से ज्यादा हैं। अरे 10 से ज्यादा हैं तो दवाई लगाओ, एंटी डिसरिथमिक दवाई लगा के अनस्टेबल रिदम को स्टेबल कर दो। केमिकल या फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन दवाई लगा दी, 1 घंटे में असर नहीं हुआ, 10 की जगह 15 आने लग गए। ऐसे 1 मिनट में 15 आने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा तुरंत इसका इलेक्ट्रिक शॉक दो, ये हटाना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब है वेंट्रिकल में होने वाली छोटी से छोटी गड़बड़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यदि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिले तो क्या इलाज करना चाहोगे? इसके इलाज का पहलू होगा, सबसे पहले डॉक्टर साहब को बुला लो, बोले तो कॉल टू फिजिशियन, कॉल टू फिजिशियन। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब के आने के तुरंत बाद वो आपको एडवाइज करेंगे इसको दवाई लगाओ भैया, और इसकी अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करो। दवाई लगाकर अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करना, इस अवस्था का नाम है फार्मेकोलॉजिकल या केमिकल कार्डियोवर्जन। अगर इससे काम नहीं हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगाने पड़ेंगे। इस अवस्था को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन। इस अवस्था को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन। इज दैट क्लियर? देखो 3 कंडीशंस एबनॉर्मल मैंने आपको बढ़ाई एट्रियम में। प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसके बाद एट्रियल फ्लटर और उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन। इसी तरह की 3 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल में पहली कंडीशन तो हो गई पीवीसी, बोले तो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, ये घटना सुबह 9 बजे की है, आप दवाई लगा रहे हो, इलाज कर रहे हो, परंतु मरीज की कंडीशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और अब आप देखते हो दोपहर में 12 बजे तो मरीज की ईसीजी इस तरीके से देखने को मिल रही। ये क्या हो गया भैया? मरीज की ईसीजी इस तरीके से को देखने, लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, क्यूआरएस ही क्यूआरएस भरे हुए हैं, क्यूआरएस ही क्यूआरएस भरे हुए हैं, इसका मतलब इनको 1 मिनट में गिनोगे तो ये 1 मिनट में कम से कम आपको 150 से 200 मिलेंगे। और 1 मिनट में 150 से 200 मिलना, इसका मतलब है वेंट्रिकुलर बहुत तेज गति से काम कर रहा है। इस अवस्था को नाम देते हैं वीटी। इस अवस्था को नाम देते हैं वीटी। वीटी बोले तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वीटी बोले तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में ईसीजी में लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर सीन इन ईसीजी। लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर सीन इन ईसीजी। इस अवस्था में इंसान का वेंट्रिकल बहुत तेजी से काम कर रहा है। बहुत तेजी से काम करने का मतलब इंसान के वेंट्रिकल की रेट हो गई 150 से 250, 150 से 200। Then what will be the first action taken by the nurse? इस अवस्था में नर्स का क्या रोल होगा? Continue observation the patient. B. Monitor the pulse rate of person and immediate call to physician. C.
इमीडिएट परफॉर्म कार्डियोवर्जन, और डी इमीडिएट डिफिब्रिलेट द पेशेंट एंड स्टार्ट द सीपीआर। में 1 मिनट में 150 आपको लार्ज क्यूआरएस। अब अपन को ये डिसाइड करना है कि ये सारे के सारे दर्शक हैं या इनमें खिलाड़ी भी हैं। सारे के सारे दर्शक हैं या इनमें खिलाड़ी भी। अगर ऐसी ईसीजी आपको देखने को मिले तो तुरंत आप मरीज के पल्स पर हाथ रखो। अगर पल्स मिल रही है 70, 75, 80, 90, 60 से ऊपर, इसका मतलब है इनमें खिलाड़ी भी है। हार्ट तो चल ही रहा है, मान के चलो 200 ये कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, बट 200 में से 60-70 तो जो वास्तविक हार्ट है उसके हैं, क्योंकि पल्स आ रही है। वीटी 2 तरह का होगा, वीटी विद पल्स और वीटी विदाउट पल्स। अगर पल्स आ रही है 60 से ऊपर, तुरंत डॉक्टर साहब को बुला लो और उनसे कहो वीटी हो गया है, डॉक्टर साहब तुरंत कार्डियोवर्जन करेंगे। गौर से सुनना है इसको, डॉक्टर साहब तुरंत कार्डियोवर्जन करेंगे। अगर पल्स ही नहीं आ रही, इसका मतलब है ये सारे ही दर्शक हैं जो चिल्ला रहे हैं, खिलाड़ी तो है ही नहीं। हार्ट तो लगभग बंद है, हार्ट में जो इंपल्स निकल रहे हैं सारे ही एबनॉर्मल हैं। इसका मतलब हार्ट बंद होने की कगार पर है। देन इमीडिएट डिफिब्रिलेट द पेशेंट। अगर पल्स आ रही है तो कार्डियोवर्जन पे जाओ, और पल्स चली गई है तो डिफिब्रिलेट करना है पर्सन को। तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का मतलब जब वेंट्रिकल की रेट 150 से 200 हो जाए, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा ईसीजी में? लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। क्या करना चाहोगे इस पर्टिकुलर अवस्था में आप? व्हाट इज योर रोल? देन सबसे पहले आपका रोल होगा मॉनिटर द पल्स। सबसे पहले आपका रोल होगा मॉनिटर द पल्स। सबसे पहले आप पल्स को मॉनिटर करो। पल्स को मॉनिटर करने के बाद अगर पल्स आ रही है तो अवस्था का नाम है वीटी विद पल्स। अगर पल्स आ रही है तो अवस्था का नाम है वीटी विद पल्स, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया विद पल्स। अगर पल्स नहीं आ रही है, अगर पल्स नहीं आ रही है, अवस्था का नाम है पल्सलेस वीटी। अवस्था का नाम है पल्सलेस वीटी। अगर पल्स आ रही है, इसका मतलब इंसान का हार्ट काम कर रहा है। तुरंत डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर यहां पर कार्डियोवर्जन करेगा। डॉक्टर यहां पर कार्डियोवर्जन करेगा। कार्डियोवर्जन अपन ने पढ़ लिया या जानकारी थोड़ी सी ले ली। दवाइयों से होगा तो फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन, और इलेक्ट्रिक शॉक से करेंगे तो इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन होगा। अगर पल्स नहीं आ रही है, इसका मतलब भैया हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, अब तो बस बंद होने वाला है, तुरंत डिफिब्रिलेट कर दो। तो पल्सलेस वीटी का इलाज होगा इमीडिएट डिफिब्रिलेशन। पल्सलेस वीटी का इलाज होगा इमीडिएट डिफिब्रिलेशन। तुरंत अपन मरीज को डिफिब्रिलेट करते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वीटी। क्यों हो गया है वीटी? जिस भैया को दिल का दौरा आया था, जिस भैया को दिल का दौरा आया था, उसका वेंट्रिकल डैमेज हो गया और उसके वेंट्रिकल में बहुत सारे एक्टोपिक फोकाई बन गए। उसके वेंट्रिकल में बहुत सारे एक्टोपिक फोकाई बन गए। समझा चुका हूं मैं, बोले तो दर्शक। अब ये दर्शक चिल्लाएंगे, इनके चिल्लाने की आवाज ईसीजी में गूंजेगी,
परंतु यह दर्शक हार्ट को चलाने में सक्षम नहीं है। इस वजह से इंसान में वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया डेवलप हो गया है। इज दैट क्लियर? तो पहली कंडीशन वेंट्रिकल की पीवीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी कंडीशन वीटी बोले तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। यह घटना है 11 बजे की। अब मान के चलें आप इलाज कर रहे हैं और इलाज करने से पहले ही कंडीशन चेंज हो जाए, इलाज करने से पहले ही कंडीशन चेंज हो जाए और जो ईसीजी इस तरीके से आ रही थी वो ईसीजी इस तरीके से आने लग जाए। बताओ कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो पी, ना क्यू, ना आर, ना एस, ना टी। अब इसको समझते रहोगे तो लाइन सीधी होने में टाइम नहीं लगेगा। और लाइन सीधी होने का मतलब आप समझते हो? लाइन सीधी होने का मतलब आप समझते हो? देखो ये जो पर्टिकुलर अवस्था है, इस अवस्था का नाम है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, जो मैंने अभी पढ़ाई, विद पल्स और विदाउट पल्स। इससे और ज्यादा हार्ट रेट का बढ़ जाना, 250 से 400 हो जाना। वीटी का मतलब होता है 150 से 250। ईसीजी इस तरीके से मिलती। अगर ये हो जाए 250 से 400, इस अवस्था को नाम देते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इस अवस्था को नाम देते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इतनी ज्यादा घातक अवस्था है कि ना तो पल्स मिले, कहीं भी ढूंढ लो, ना इसमें बीपी मिले, रेयर में ही मिलता है किसी किसी में, ना तो पल्स आ रही है ना बीपी आ रही है। इसका मतलब अब 5 मिनट ज्यादा और लगा दिए आपने या 10 मिनट आपने लगा दिए तो लाइन सीधी हो जाएगी। और लाइन सीधी होने का मतलब समझते हो आप? कार्डियक अरेस्ट। लाइन सीधी होने का मतलब क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट। तो इसका जनरल सा मीनिंग क्या माने? यह जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी छठी एबनॉर्मलिटी, एक्टोपिक डिसरिथमिया, और वेंट्रिकल में तीसरी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोलूं, शायद लाइफ लॉन्ग याद रहे, पूरे मेडिकल फील्ड की सबसे घातक अवस्था है ये। पूरे मेडिकल फील्ड की सबसे घातक अवस्था है। इससे घातक अवस्था ही नहीं है। इसका ये होने का मतलब है कि मौत तय हो गई, लगभग मौत तय हो गई। करना है तो 5-7 मिनट में कुछ इलाज हो जाए, अदरवाइज तो जाना तय है। लाइन सीधी होने वाली फिब्रिलेटिंग वेव अपन को ईसीजी में देखने को मिलती है, जहां ना पी का पता, ना क्यू, ना आर, ना एस, ना टी। इस सबसे ज्यादा घातक अवस्था का नाम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। यह अवस्था को 10 मिनट अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो यह कार्डियक will be the next step of the nurse in the management of ventricular fibrillation। क्या इलाज किया जाना चाहिए? देखो इसका इलाज है इमीडिएट डिफिब्रिलेट द पेशेंट। इसका इलाज है इमीडिएट डिफिब्रिलेट द पेशेंट। मरीज को तुरंत डिफिब्रिलेट करो, मरीज को तुरंत डिफिब्रिलेट करो एंड स्टार्ट द सीपीआर, एंड स्टार्ट द सीपीआर। तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर दो। अगर कुछ दिन बाकी होंगे तो यमराज जी छोड़ जाएंगे, अदरवाइज तो ले जाना तय। यानी इसी शब्द से आप अंदाजा लगा लो कितनी घातक कंडीशन है। मैं बोल रहा हूं मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी इमरजेंसी है, सबसे बड़ी इमरजेंसी है। दैट इज द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकल में 3 पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई।
कौन कौन सी हो गई? देखें, शुरू से मैं रिवाइज कराऊं। टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं एक्टोपिक डिसरिथमिया है जब मरीज में ऐसे नोड एज ए पेसमेकर काम नहीं करता। 54 साल वाला इंसान रात को 11 बजे दिल के दौरे की कंप्लेंट से भर्ती हुआ, जान बचा ली परंतु हार्ट में डैमेज हो गया। मान के चलो ऐसा हो सकता है एट्रियम में डैमेज हो और ईसीजी में एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिले अगले दिन। घबराने वाली बात नहीं है, ऑब्जर्वेशन करते रहो। कंडीशन का नाम है प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जहां पर ईसीजी में आपको एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिलती है। कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। 2 घंटे बाद टूथ से पी वेव दिखने लग गई आपको ईसीजी में। पी वेव को गिने तो यह 200 से 300 पहुंच गई। इस अवस्था को नाम देते हैं एट्रियल फ्लैटर, जहां पर एट्रियम की रेट 200 से 300 हो जाती है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बुलाओ तो डॉक्टर को बुला लो, अदरवाइज तो ऑब्जर्वेशन करते रहो। जान जाने वाली कंडीशन नहीं, क्योंकि पल्स रेट अभी भी आ रही है। इसके बाद एट्रियम इतनी तेजी से चलने लग गया 350 से 600 की रेट पर कि पी वेव लगभग एब्सेंट हो गई या फिब्रिलेटिंग पी वेव देखने को मिली। अब तो डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर अवस्था में हार्ट वाइब्रेशन करने लग जाता है, जिससे थ्रोम्बस बनने का खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब आएंगे तो आते ही हिपेरिन लिखेंगे और हिपेरिन अपन मरीज में लगा देंगे। पर आखिर कब तक लगाएं अपन इसमें हिपेरिन? इस समस्या की जड़ को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए इस अवस्था को नॉर्मलाइज करने के लिए आप कार्डियोवर्जन का सहारा लेते हैं, जो 2 तरीके से करते हैं, फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन और इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन। नेक्स्ट, अभी तक की जो कंडीशन थी वो एट्रियम में थी। अब थोड़े सावधान हो जाएं, क्योंकि अब वेंट्रिकल की कंडीशन आने वाली है और वेंट्रिकल की किसी भी कंडीशन को हल्के में नहीं लेना है। अगर इंसान में की ईसीजी में एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिले केवल 4, 5 या 10 तक, कंडीशन को नाम देते हैं प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बोले तो पीवीसी। एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, आप डॉक्टर साहब को बुलाइए, कंडीशन को रिवर्ट कराओ, अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट कराओ। इस प्रोसीजर का नाम है कार्डियोवर्जन। 2 तरीके से करते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। वेंट्रिकल की रेट 150 से 200 हो जाती है। क्या करना है आपको? पल्स को देखो, पल्स आ रही है क्या? हां जी आ रही है। कोई नहीं, कार्डियोवर्जन कर दो पहले दवाइयों से, फिर इलेक्ट्रिकल वीटी विद पल्स। अगर पल्स नहीं आ रही तो हार्ट तो बंद हो गया भैया, अब इमीडिएट डिफिब्रिलेट करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट, अगर ये वाला वीटी आगे चलकर वीएफ में कन्वर्ट हो जाए, बोले तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जहां पर ईसीजी में केवल फिब्रिलेटिंग वेव अपन को देखने को मिलेगी और वेंट्रिकल की रेट 250 से 400 हो जाएगी। 5 से 10 मिनट में जो लाइन है वो सीधी होने वाली है, बोले तो कार्डियक अरेस्ट। देन व्हाट विल बी द रोल ऑफ यू? देन इमीडिएट डिफिब्रिलेट द पेशेंट। मरीज को तुरंत डिफिब्रिलेट अपन को करना पड़ेगा एंड स्टार्ट द सीपीआर, अदरवाइज कार्डियक अरेस्ट में अकर। मेरे हिसाब से यहां तक के पॉइंट क्लियर हैं। अब यहां पर यदि मैं आपको बताऊं, देखें डिफिब्रिलेशन शब्द कहां कहां काम में लिए हैं आपने। डिफिब्रिलेशन को ढूंढो। डिफिब्रिलेशन को ढूंढो, मिल गया। इमीडिएट डिफिब्रिलेट क्या है? पल्सलेस वीटी। डिफिब्रिलेशन क्या है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बाकी सारी जगह कार्डियोवर्जन नाम लिया है। तो देखें, इसके मैनेजमेंट में ये 2 नाम चले हैं, इन दोनों नामों के बारे में जानकारी दे दूं आपको।
What is the meaning of cardioversion? What is the meaning of cardioversion? It is the process by which the unstable heart rhythm, it is the process by which the unstable heart rhythm are converted into the stable heart rhythm. अनस्टेबल हार्ट रिदम को स्टेबल हार्ट रिदम में कन्वर्ट करना कार्डियोवर्जन कहलाता है। देखो, कार्डियो हार्ट वर्जन का मतलब उल्टा। अब उल्टा तो क्यों करेंगे अपन, उल्टा हो गया है तो सीधा करेंगे, दैट इज द कार्डियोवर्जन। इस कार्डियोवर्जन को दो तरीके से परफॉर्म करते हैं अपन। एक तो दवाई की सहायता से अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करना, इसको नाम देते हैं अपन केमिकल और फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन। केमिकल और फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन, इसमें जो आने वाली दवाइयां हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों को नाम देते हैं एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स। एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स, चार तरह की दवाइयां हैं इसमें जो फार्मेकोलॉजी का पार्ट है। कौन कौन सी हैं चार तरह की दवाइयां? नंबर 1 बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इन दवाइयों की सहायता से हार्ट की अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करना केमिकल या फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन कहलाता है। नेक्स्ट, यदि दवाइयों से काम नहीं चले तो इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हार्ट की अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट किया जाता है। अगर दवाइयों से काम नहीं चले तो इलेक्ट्रिक शॉक की सहायता से हार्ट की अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट किया जाता है। इस कंडीशन को इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन के नाम से जाना जाता है। देखें इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन के बारे में। ये आपके सामने ईसीजी बनाई है मैंने। ये वो ईसीजी बनाई हैं जिनमें अपन ने कार्डियोवर्जन शब्द लिखा था। ये वो बेचारा मरीज है जिसकी कार्डियक मॉनिटर पर ये ईसीजी चल रही है। देखो समझ में आ रहा होगा, इट इज द ईसीजी ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। यहां एक्स्ट्रा क्यूआरएस मिल रहा है, दैट इज द पीवीसी। ये वीटी है परंतु पल्स मौजूद है, वीटी विद पल्स, वीटी विद पल्स। इनमें से किसी तरह की कोई पैथोलॉजी या इस तरह की एबनॉर्मल ईसीजी देखने को मिल रही है तो भैया को समझा दिया कि भैया आपके हार्ट में गड़बड़ है। घर वाले बगल में बैठे हैं, उनको भी समझा दिया कि यार आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक लगाएंगे और इलेक्ट्रिक शॉक में आपको कुछ करंट का झटका लगेगा
उससे क्या होगा कि आपके हार्ट की जो अनस्टेबल रिदम है उसको स्टेबल करने का प्रयास करेंगे। ये इलेक्ट्रिक शॉक अपन लगाएंगे। ये कार्डियोवर्टेड मशीन है, इसकी सहायता से अपन इलेक्ट्रिक शॉक लगाएंगे। मरीज तैयार हो गया। तैयार होने के बाद सबसे पहले तो इससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लो। सबसे पहले तो इससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लो। मरीज होश में है, मरीज ने और उसके घर वालों ने साइन कर दिए। अगर मरीज को ऑक्सीजन लग रही है तो ऑक्सीजन सोर्स को हटा दो, रिमूव ऑक्सीजन सोर्स। देखो ध्यान रखने वाली बात है, इस अवस्था में कार्डियोवर्जन या डिफिब्रिलेशन करते हैं और ऑक्सीजन सोर्स लगा हुआ है तो आग लग सकती है, इसलिए ऑक्सीजन सोर्स को हटाते हैं, देन अपन कार्डियोवर्जन करते हैं। मान के चलो ये कंडीशन है, तो कार्डियोवर्जन का मतलब क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक शॉक। इट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनाइज, देखिए गौर करें, इट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक शॉक टू कन्वर्ट द अनस्टेबल हार्ट रिदम इनटू द स्टेबल हार्ट रिदम। हार्ट की अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक शॉक की सहायता से। वह इलेक्ट्रिक शॉक कैसा होना चाहिए? सिंक्रोनाइज। देखो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है जैसे ही पी वे ये आर वेव टॉप पर जाए करंट लगा दो, जैसे ही आर वेव पीक पर जाए करंट लगा दो। सब में आर वेव दिख रही है, तो आर वेव जैसे ही बनती है तब जाकर अपन शॉक लगाते हैं, तब जाकर अपन शॉक लगाते हैं। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन शॉक दे रहे हैं, दैट इज द सिंक्रोनाइज करंट। अपन ने इसको पहला करंट दिया। करंट देने के बाद एक बात और ध्यान रखनी है, कोई भी स्टाफ या अटेंडर मरीज के बेड को नहीं छुएं। डू नॉट टच द बेड ऑफ पर्सन। अगर कोई बेड को पकड़कर खड़ा है तो उसको भी करंट लगेगा, बोले तो लगे हाथ तो उसका भी कार्डियोवर्जन हो जाएगा। तो किसी भी कैंडिडेट को कार्डियोवर्जन या डिफिब्रिलेशन जब हो रहा है तो मरीज के बेड को नहीं छूना है। डू नॉट टच द बेड ऑफ पर्सन, बेड ऑफ पेशेंट, अदरवाइज इसमें करंट लग सकता है। कार्डियोवर्जन किया अपन ने। कार्डियोवर्जन करने में पहला अपन ने शॉक दिया फर्स्ट 200 जूल, फर्स्ट शॉक दिया 200 जूल। हार्ट की एबनॉर्मल रिदम नॉर्मल में चेंज कराना चाहते हैं, परंतु इससे कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट 2 मिनट इंतजार किया, नहीं हुआ। इसका मतलब शॉक जो आपने दिया था वो फेल हो गया। चलो फिर से ट्राई करें। मशीन में आपने एनर्जी बढ़ाई और दूसरा शॉक देने जा रहे हैं आप। सेकंड शॉक आपने दिया 300 जूल, सेकंड शॉक आपने दिया 300 जूल। फिर आप देखते हैं कि मरीज में अब भी ईसीजी ज्यों की त्यों बनी हुई है। भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये भी। चलो इस मशीन के करंट को और बढ़ाओ, और बढ़ाकर आपने तीसरा और अंतिम शॉक देने का प्रयास किया 360 जूल। तो मैक्सिमम 3 शॉक इसमें दे सकते हैं। पहला 200 जूल, दूसरा 300 जूल और तीसरा 360 जूल। सही हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज इससे ज्यादा अपन पावर को नहीं बढ़ाते हैं। यह है अनस्टेबल रिदम। स्टेबल रिदम के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब आपका कार्डियोवर्जन सफल हो गया, अदरवाइज असफल हो गया। तो देखें व्हाट इज द कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन करने से पहले मरीज और घर वालों के सिग्नेचर ले लेते हैं
ऑक्सीजन के सोर्स को हटा लेते हैं। कोई भी इंसान मरीज के बेड को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज तो करंट आ जाएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन? इट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनाइज, इट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक शॉक to convert the unstable heart rhythm into the stable heart rhythm. What is the meaning of synchronize? Synchronize का मतलब जब आर वेव टॉप पर पहुंचे तब शॉक लगाना है, आर वेव टॉप पर पहुंचे तब शॉक लगाना है। अगर कभी भी लगाओगे तो वो एसिंक्रोनाइज होगा, कभी भी लगाओगे तो वह एसिंक्रोनाइज होगा। ये सारी अवस्था में आर वेव दिख रही हैं, तो सिंक्रोनाइज करंट यूज करते हैं। करंट में पहला शॉक 200 जूल, दूसरा शॉक 300 जूल और तीसरा 360 जूल अपन लगाते हैं। दैट इज द कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन कौन कौन सी अवस्था में करते हैं अपन? एट्रियल फिब्रिलेशन में, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में और वीटी विद पल्स में अपन काम में लेते हैं। सेम इसके जैसी ही मशीन जिसका नाम होता है डिफिब्रिलेशन। लगभग मान लो आप डिफिब्रिलेशन, यह लगभग बराबर सी बात है। इनमें बेसिक अंतर क्या है देखें। डिफिब्रिलेशन जब अपन करते हैं, सबसे पहले तो कौन सी अवस्था में करोगे? कौन सी अवस्था में करोगे? थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि डिफिब्रिलेशन को ढूंढो। आपको समझाया डिफिब्रिलेशन को ढूंढो, तो डिफिब्रिलेशन ये मिले थे, पल्सलेस वीटी और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इन अवस्था के अंदर अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो अपन करंट लगाते हैं, देखो कौन सी अवस्था, एक तो ये और एक ये, इनमें करंट कभी भी लगा दो, आर वेव टॉप पर जाए कोई जरूरत नहीं है। इस अवस्था का नाम है पल्सलेस वीटी, पल्सलेस वीटी, और इसका नाम है वीएफ। अब इसकी परिभाषा सुन लें। डिफिब्रिलेशन, इट इज द यूज ऑफ एसिंक्रोनाइज, इट इज द यूज ऑफ एसिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक शॉक टू टर्मिनेट द पल्सलेस वीटी और वीएफ। इन दोनों अवस्थाओं का मतलब हार्ट ने काम करना लगभग बंद कर दिया। ये अनस्टेबल हार्ट रिदम नहीं है, ये तो कार्डियक अरेस्ट जैसी अवस्थाएं हैं। इनको खत्म करो, नहीं तो इंसान खत्म हो जाएगा, नहीं तो इंसान खत्म हो जाएगा। तो इट इज द यूज ऑफ एसिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक शॉक to terminate the pulseless VT or VF, to terminate the pulseless VT और VF, pulseless VT और VF को स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए जो एसिंक्रोनाइज करंट अपन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन करने से पहले सेम कार्डियोवर्जन की तरह घर वालों के साइन ले लेते हैं, ऑक्सीजन सोर्स को हटा देते हैं, अदरवाइज तो आग लग जाएगी। और यहां पर बेड को टच नहीं करना है, यहां भी, नहीं तो लगे हाथ उसका भी हो जाएगा जिसने टच किया हुआ है। अंतर क्या है? कार्डियोवर्जन में दिया जाने वाला करंट सिंक्रोनाइज होता है, कार्डियोवर्जन में अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट कराते हैं, जबकि डिफिब्रिलेशन में बंद पड़े हार्ट को चलाते हैं। कौन कौन सी अवस्था बंद पड़ा हार्ट? पल्सलेस वीटी, इसको खत्म कर दो।
या VF इसको खत्म कर दो, नहीं तो हार्ट खुद बंद हो जाएगा। तो इट इज द यूज ऑफ एसिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक शॉक टू टर्मिनेट द पल्सलेस VT और VF। दिस प्रोसीजर इज नोन एज डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन के अंतर्गत दो तरीके से डिफिब्रिलेट करते हैं। दो तरह का होता है, मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक में जो अपन करंट इस्तेमाल करते हैं वो होता है 360 जूल। मोनोफेजिक में करंट इस्तेमाल होता है 360 जूल और बाइफेजिक में करंट इस्तेमाल होता है 120 से 200 जूल। 120 से 200 जूल हो गया कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन में। कार्डियोवर्जन में करंट इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनाइज, जबकि इसमें करते हैं एसिंक्रोनाइज। कार्डियोवर्जन अनस्टेबल हार्ट रिदम को स्टेबल हार्ट रिदम में कन्वर्ट करता है, जबकि डिफिब्रिलेशन पल्सलेस VT और VF को स्टॉप करने का काम करता है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, टू मैनेजमेंट आस्पेक्ट ऑफ डिसरिथमिया, कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन। तो व्हाट इज द कार्डियोवर्जन? अनस्टेबल हार्ट रिदम को स्टेबल हार्ट रिदम में कन्वर्ट करना। दो तरीके से काम में लेते हैं, केमिकल या फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन, जिसमें 4 तरह की दवाइयां काम में आती हैं, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और एक इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से अनस्टेबल हार्ट रिदम को स्टेबल हार्ट रिदम में कन्वर्ट कराते हैं। जो करंट कैसा होना चाहिए? सिंक्रोनाइज। यदि एसिंक्रोनाइज है तो कंडीशन को डिफिब्रिलेशन कहते हैं। कार्डियोवर्जन में शॉक देते हैं 200, 300, 360 जूल। डिफिब्रिलेशन में शॉक देते हैं अपन मोनोफेजिक में तो 360 जूल और बाइफेजिक में 120 से 200 जूल अपन इस्तेमाल करते हैं। तो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ डिसरिथमिया। और डिसरिथमिया के मैनेजमेंट के 2 एस्पेक्ट कौन कौन से? कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन। तो ये कंडीशंस अपन ने पढ़ी हैं। PAC फ्लैटर एट्रियल फिब्रिलेशन, PVC वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, 2 तरह का, विद पल्स और विदाउट पल्स। फिर सबसे जानलेवा कंडीशन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जहां पर इमीडिएट डिफिब्रिलेशन और CPR अपन को स्टार्ट करना होता है। उसके अलावा कार्डियोवर्जन। देखें, कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों में अपन कंसेंट लेते हैं, दोनों में ऑक्सीजन सोर्स को हटा देते हैं, दोनों में जब अपन ये प्रोसीजर आजमा रहे हैं तो कोई भी कैंडिडेट बेड को नहीं छूना चाहिए। असमानताएं क्या है? कार्डियोवर्जन में सिंक्रोनाइज करंट का इस्तेमाल होता है, जबकि डिफिब्रिलेशन में एसिंक्रोनाइज करंट का इस्तेमाल होता है। कार्डियोवर्जन दवाइयों से भी कर सकते हैं, जबकि डिफिब्रिलेशन केवल इलेक्ट्रिक शॉक की अवस्था होती है। कार्डियोवर्जन में अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट कराते हैं, जबकि डिफिब्रिलेशन में पल्सलेस VT और VF को टर्मिनेट कराते हैं। अदरवाइज तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियोवर्जन में 200, 300, 360 जूल 3 शॉक अपन काम में लेते हैं और डिफिब्रिलेशन में मोनोफेजिक के अंदर 360 जूल और बाइफेजिक के अंदर 120 से 200 जूल शॉक अपन काम में लेते हैं। तो ये 2 मेजर ट्रीटमेंट हैं। ये सारा कुछ आई थिंक आपको समझ में आ गया। टोटली कंसेप्ट क्लियर हो गया। सारे तरह के डिसरिथमिया अपन ने डील कर लिए। सारे तरह के डिसरिथमिया में बनने वाली ECG डील हो गई। इज दैट क्लियर?
अब लास्ट लेक्चर में अपन डील करेंगे व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ डिसरिथमिया, जो लगभग आपने पढ़ लिया है, क्योंकि मेन यही होता है। और कुछ मैंने साथ भी पढ़ा दिया है। हेपेरिन कब लगाएंगे, एट्रोपिन कब लगाएंगे, बीटा ब्लॉकर कब देंगे, तो ये सारा कुछ अपन ने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका बेसिक मैनेजमेंट और एक टॉपिक और बचा हुआ है विच विल बी द हार्ट ब्लॉक। 3 तरह का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, जो अपन डील करेंगे। तो टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।